गुड मॉर्निंग। हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन पादप प्रजनन हमने शुरू किया था। इसमें जो है हमने पादप प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। पादप प्रजनन के उद्देश्यों के अंदर हमने जो है फर्स्ट टॉपिक देखा था कि विविधता का उत्पादन, यानी कि जो नई किस्में जो विकसित की जाती है उनके अंदर किस प्रकार से विविधताओं को जो है विकसित किया जाता है, नए लक्षणों को जो है समावेशित किया जाता है, जिससे वह किस्म जो है और ज्यादा क्या हो, विकसित प्रकार की हो सके। पादप प्रजनन के अंतर्गत विविधता का जो उत्पादन होता है उसमें हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे। जैसे ग्राम्यन में हमने देखा किस प्रकार से जो है हम जंगली पौधों को जो है घरेलू किस्मों के रूप में विकसित करते हैं और उनसे जो है नए लक्षणों का समावेश करके नई उन्नत किस्में विकसित करते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है जनन द्रव्य संरक्षण के बारे में पढ़ा कि जो उन्नत किस्में होती है उनके जनन द्रव्यों को जो है अलग अलग विधियों के माध्यम से जो है संरक्षित किया जाता है, भंडारित किया जाता है और उनका उचित समय आने पर या उचित किस्मों के विकास के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जनन द्रव्य संरक्षण के बाद हमने इसके अंदर तीसरा जो विविधता का उत्पादन है इसके अंतर्गत पढ़ा पादप पूर्व स्थापन, यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि किसी भिन्न जलवायु से पौधों को क्या किया जाता है, किसी दूसरी जलवायु के अंदर जो है उनको अनुकूलित करवाया जाता है और उनका जो है विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न देशों के अंदर भिन्न भिन्न जलवायु के अंदर जो किस्में होती है या जो पादप जातियां होती है उनको अन्य देशों के अंदर ला करके जो है उगाया जाता है और उनको जो है वहां पर विकसित किया जाता है। तो ये सब पादप पूर्व स्थापन के अंदर हमने देखा। आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट संकरण। संकरण जो है इसे हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। यह भी जो है पादपों के अंदर नई लक्षणों के समावेश के लिए जो है एक उन्नत प्रकार की क्या है विधि हो सकती है, जिससे पौधों की जो जातियां होती है उनके अंदर लक्षणों में जो है विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं, विभिन्न प्रकार के नए लक्षणों का समावेश संकरण के माध्यम से जो है करवाया जाता है। संकरण कहते किसे हैं? तो यह एक ही जाति के दो भिन्न जनकों के मध्य प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है नई किस्म के का विकास किया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। यानी कि एक ही जाति के दो जनकों का अर्थ है एक नर और एक मादा, इनके मध्य क्या करवाया जाता है? प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है और इस प्रजनन के माध्यम से क्या होता है नई या उन्नत किस्मों का जो है विकास किया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। संकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह पौधों के अंदर ऐसे नए लक्षणों का समावेश करना जिससे क्या हो सके, वे पौधे या वे पादप प्रजातियां जो है और ज्यादा क्या हो सके, उन्नत किस्म की रोग प्रतिरोधी जो है बनाई जा सके। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या करवाया जाता है? संकरण की क्रिया की जाती है। संकरण का मुख्य उद्देश्य ही जो है पौधों के अंदर या पादप जातियों के अंदर विविधता का उत्पादन करना होता है। संकरण के माध्यम से हम जो है हाइब्रिड बीज यानी कि संकर बीजों का जो है निर्माण करते हैं और ये हाइब्रिड बीज जो होते हैं इनके माध्यम से क्या होता है और ज्यादा जो है पौधों की प्रजातियों को या फसलों को जो है उत्पादन के लिए जो है बढ़ाया जाता है। तो ये जो होता है संकरण का मुख्य उद्देश्य होता है, एक तो विविधता का उत्पादन करना और सेकंड जो है संकर बीज का निर्माण करना या उनको विकसित करना। फिर इसके पश्चात जो है इसके अंदर आते हैं संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार के अंतर्गत अलग अलग हो सकते हैं पादप, जैसे अलग अलग जातियों के मध्य ही है जो है संकरण करवाया जा सकता है। दो भिन्न वंशों के मध्य जो है ये संकरण करवाया जा सकता है। दो किस्मों के मध्य जो है यह संकरण करवाया जा सकता है, या एक ही किस्म के दो अलग अलग पादपों के मध्य जिनमें क्या होती है विभिन्नताएं होती है उनको लेकर के भी जो है उनमें उनके मध्य प्रजनन की क्रिया जो है संकरण का प्रकार कहलाती है। अर्थात इसमें फर्स्ट है संकरण के प्रकार में अंतरावंशीय
अंतरावंशीय। अंतरावंशीय संकरण जो है इसके अंतर्गत दो अलग अलग वंशों को लेकर के जो है संकरण की प्रक्रिया या प्रजनन की क्रिया जो है करवाई जाती है। दो अलग अलग वंशों के जो पादप होते हैं उनके मध्य जब प्रजनन करवाया जाता है तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है उसे अंतरावंशीय संकरण कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है रेफेनस, ब्रासिका रेफेनस, रेफेनस सटाइवस और ब्रासिका। रेफेनस और ब्रासिका, रेफेनस और ब्रासिका, इन दोनों पादपों को जब प्रजनन के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इससे जो नई प्रजाति बनती है उसे रेफेनोब्रासिका कहा जाता है। रेफेनोब्रासिका कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या अंतरावंशीय संकरण का उदाहरण है, जिसे अंतरावंशीय संकरण कहते हैं, जिसमें रेफेनस एक वंश है और दूसरा ब्रासिका दूसरा वंश है। इन दोनों के पादपों के मध्य जब संकरण करवाया जाएगा तो ये जो है नई प्रजाति के रूप में जो है अपने को रेफेनोब्रासिका किस्म प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो संकरण है इसे अंतरावंशीय संकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से सेकंड है इसमें अंतरावंशीय के बाद अंतराजातीय। अंतरावंशीय के बाद है अंतराजातीय। अंतराजातीय नाम से स्पष्ट है कि जब क्या होता है दो भिन्न जातियों के मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है, दो अलग अलग जाति के जो पादप होते हैं उनके मध्य जब संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो इस प्रकार का संकरण जो होता है उसे क्या कहा जाता है, अंतराजातीय संकरण कहा जाता है। जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरी प्रजाति है इसके अंतर्गत ब्रासिका जुन्सिया, ब्रासिका जुन्सिया। जब इन दो पादपों के मध्य संकरण करवाया जाएगा तो इससे जो नई प्रजाति उत्पन्न होगी वह प्रजाति जो होगी वो अंतराजातीय संकरण कहलाएगी। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका जुन्सिया दोनों पादपों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो इस प्रकार की संकरण को क्या कहा जाता है, अंतराजातीय संकरण कहा जाता है। थर्ड इसके अंदर आता है अंतरा किस्मीय। किस्मीय मतलब वैरायटी। अंतरा किस्मीय संकरण ऐसा संकरण होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, दो अलग अलग जाति की किस्मों का को जो है उपयोग किया जाता है। दो अलग अलग जाति है उनके क्या होंगे, अलग अलग किस्में होंगी, उनमें भी क्या हो सकता है, संकरण हो सकता है। तो इस प्रकार का संकरण जो होता है दो भिन्न किस्मों के मध्य किया जाता है। जैसे इसका अगर उदाहरण ले अपन तो ब्रासिका ओलेरेसिया है, ब्रासिका ओलेरेसिया है और इसी की एक दूसरी किस्म है ब्रासिका बोट्राइडस। इनके मध्य जब ये संकरण करवाया जाएगा, प्रजनन करवाया जाएगा तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे क्या कहा जाएगा, अंतरा किस्मीय कहा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ब्रासिका ओलेरेसिया, ब्रासिका ओलेरेसिया तथा सेकंड है इसमें बोट्राइडस, बोट्राइडस। ब्रासिका का ही पादप है ये बोट्राइडस। जब इनके मध्य ओलेरेसिया और बोट्राइडस के मध्य जब संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो इस प्रकार का संकरण जो होता है उसे अंतरा किस्मीय संकरण कहा जाता है। एक होता है इसके अंदर अंतः किस्मीय, अंतः किस्मीय। अंतः किस्मीय जो संकरण होता है इसमें एक ही किस्म के जो है दो पादप
जो है अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि एक ही किस्म के दो भिन्न पादपों के मध्य जब संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो इस प्रकार के संकरण को जो है अंतःकिस्मीय संकरण कहा जाता है। जैसे इसके अंदर हम एक किस्म ले रहे हैं ब्रासिका की, ब्रासिका ओलेरेसिया, और इसी का जो है इसी की एक दूसरा पादप है जिसका नाम है ब्रासिका कैपेटिटा। तो इसमें जब संकरण की क्रिया करवाई जाएगी तो इस प्रकार का संकरण जो होता है उसे अंतःकिस्मीय संकरण कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, ये सारे के सारे अंतरावंशीय में क्या होएगा, एक ही जो वंश होते हैं ब्रासिका, जैसे रेफेनस और ब्रासिका, इनके मध्य क्या करवाया है हमने, संकरण की क्रिया करवाई है। तो दो वंशों के मध्य जो है संकरण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, नई किस्म का विकास किया जाता है। अंतराजातीय के अंतर्गत क्या करेंगे, हम दो भिन्न जातियों के मध्य क्या करेंगे, पादपों को लेंगे और उनके मध्य प्रजनन की क्रिया, संकरण की क्रिया करवाते हैं। अंतराकिस्मी में हम क्या करते हैं कि दो भिन्न किस्मों के मध्य जो है क्या करवाते हैं, प्रजनन की क्रिया, संकरण की क्रिया करवाते हैं। और अंतःकिस्मीय जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही किस्म के दो भिन्न पादपों या दो भिन्न जनकों के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण की क्रिया करवाई जाती है। तो इस प्रकार के संकरण को हम अंतःकिस्मीय प्रकार का संकरण कहते हैं। संकरण का मुख्य उद्देश्य ही जो होता है पौधों के अंदर नस्लों का सुधार करना या नई किस्मों को जो है विभिन्नता युक्त लक्षणों वाले पादपों के माध्यम से जो है विकसित करना और ज्यादा जो है उन्नत किस्मों का विकास करना संकरण का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद है इसके अंदर संकरण की विधि। संकरण की विधि, संकरण किस प्रकार से करवाया जाता है, संकरण की विधि किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। संकरण की विधि, देखिए संकरण की जो विधि होती है, मेथड जो है इसका, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, जिन पादपों के मध्य संकरण की क्रिया करवानी है उन पादपों के जनकों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जनकों का क्या करवाया जाता है, चयन करवाया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। किनका, पेरेंट्स का। यानी कि ऐसे पादप जिनके मध्य क्या करवाना है हमको, संकरण की क्रिया करवानी है, तो उन पादपों के जनकों का क्या करवाया जाता है, संकरण के लिए चयन किया जाता है। उन पौधों को जो है लिया जाएगा और उन पौधों के नर व मादा भागों के मध्य क्या करवाया जाता है, प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है जनकों का चयन करना। तो जनक ऐसे होने चाहिए जो कैसे हो, उन्नत प्रकार के हों, अच्छे लक्षणों वाले हो। और अच्छे लक्षणों वाले हैं यानी कि हमें जो वांछित लक्षण चाहिए उन लक्षणों की उनके अंदर क्या होनी चाहिए, मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और ये पादप जो है कैसे होने चाहिए, दक्ष प्रवृत्ति के होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे पौधों का या ऐसे जनकों का क्या करवाया जाता है, सर्वप्रथम चयन किया जाता है। इसके बाद जो है जब जनकों का चयन कर लिया जाएगा उसके पश्चात इन जनकों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। जनकों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात जो पादप अब हमने लिए हैं चयन करके, उन पादपों में वांछित लक्षण उपस्थित है या नहीं, यदि हैं तो वो कितने प्रकार के हैं, कितने ज्यादा दक्ष हैं, उन सभी का क्या किया जाता है, एक टाइप से वैल्यूएशन निकाली जाती है कि जो जनक लिया गया है वो कितनी ज्यादा दक्ष प्रवृत्ति का है। तो इनका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि वास्तव में वो लक्षण जो है वो आगे संततियों में जानने योग्य है या नहीं। तो इसका भी क्या किया जाता है, पादप जनकों का जब चयन किया जाता है उसके पश्चात उन लक्षणों के बारे में जो है क्या किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, इनकी वैल्यूएशन निकाली जाती है कि लक्षण अच्छा है या नहीं। तो सेकंड जो स्टेप आता है वो होता है जनकों का मूल्यांकन करना। थर्ड जो होता है इसके अंदर, जब खेतों के अंदर
या जो फील्ड होता है उनके अंदर जब जनकों का चयन कर लिया जाता है, पौधे जो हैं संकरण के लिए जो है जो प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, उनके लक्षणों का क्या कर लिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है। फिर उन्हें क्या किया जाता है कि संकरण की विधि के लिए जो है आगे थर्ड स्टेप में जो है उनको प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि उन पौधों का क्या किया जाता है, विपुंसन किया जाता है, विपुंसन करवाया जाता है, स्टरलाइजेशन करवाया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि विपुंसन एक प्रकार की क्या होती है, यांत्रिक तकनीक होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो पादप होते हैं जब वो क्या है प्रजनन के लिए तैयार होते हैं तो उनके अंदर जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के अंदर से नर जो भाग होता है पराग कोश वाला, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उनके पुंकेसरों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटाने के लिए जो है चिमटी की भी सहायता ली जाती है और सावधानी पूर्वक क्या है पुष्पों में से क्या है पुंकेसर भाग को जो है अलग कर दिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि जो मादा भाग होते हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, हटाया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है इसे क्या कहा जाता है, विपुंसन कहते हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर जो है पुंकेसर भाग को ही हटाया जाता है विपुंसन के लिए। तो पुष्पों में से क्या किया जाता है, पुंकेसर वाले भाग को या पुमंग वाले भाग को क्या कर दिया जाता है, चिमटी या यंत्रों की सहायता से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ताकि क्या हो कि उस पौधे के पुष्प जो है अपने ही पुष्प के पराग कणों से क्या हो, परागित ना हो। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनका विपुंसन करवाया जाता है। जैसे ये पुष्प है, इस पुष्प के अंदर जो ये भाग होता है पुंकेसर वाला, इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा पुष्प में से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। फोर्थ जो होता है इसके अंदर, ये होता है इसमें थैली लगाना। थैली लगाना, थैली लगाना का अर्थ होता है कि जिन पादपों का विपुंसन किया गया है, अर्थात पौधों के ऊपर से जो है पुमंग वाले भाग को जो है हटाया गया है, पुंकेसर वाले भागों को जब हटाया जाता है तो उन पुष्पों पर क्या किया जाता है कि प्लास्टिक अथवा कागज की क्या कर दी जाती है, एक थैली लगा दी जाती है उन पुष्पों पर, ताकि क्या हो कि उन पुष्पों के अंदर बाहर से जो है कोई परागकण जो है उस पुष्प को परागित ना कर पाए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उन पुष्पों के ऊपर जो है थैली लगा दी जाती है, ताकि उनकी क्या पैकिंग हो जाती है और बाहर से क्या है कोई परागकण जो होते हैं वो उस पुष्प के ऊपर जो है प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए थैली नहीं लगाई हुई होगी तो क्या होगा, बाहर से कोई परागकण आकर के अगर उस पुष्प को निषेचित कर देगा तो क्या होगा कि जो लक्षण हम चाहते हैं वो लक्षण जो है उन पौधों के अंदर आगे विकसित नहीं हो पाएंगे। तो एक प्रकार से जो है परागण की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, थैली लगाई जाती है। थैली लगाने के पश्चात जो है इन पुष्पों को क्या किया जाता है, टैग कर दिया जाता है, अर्थात टैग लगाना। टैग लगाने का अर्थ होता है कि पुष्प के ऊपर जो थैली लगाई गई है उस थैली के ऊपर जो है एक कागज की जो है चिट चिपका दी जाती है, कागज की एक छोटी पर्ची चिपका दी जाती है जिसके ऊपर उस पादप का नाम, उसके ऊपर जो नर और मादा भाग हैं उनके नाम, प्लस परागण करने की तारीख कि किस तारीख को इसका विपुंसन किया गया है और किस तारीख को जो है इसके ऊपर जो है परागण, कृत्रिम परागण करवाया गया है। तो इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती है वो इस कागज की एक पर्ची के ऊपर चिपकी हुई रहती है, जिसे थैली के ऊपर चिपका देते हैं। तो इसे जो है टैग लगाना कहते हैं। टैग लगाने के पश्चात जो है 6th स्टेप आता है इसके अंदर, परागण। परागण, परागण क्या होता है, परागण का अर्थ होता है कि किसी भी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। और परागण के कारण से ही क्या होता है, पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, निषेचित हो पाते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अब परागण में क्या किया जाता है कि जब संकरण की विधि अपन अपना रहे हैं तो परागण जो होगा ये हमेशा ही क्या करवाया जाता है,
कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। इसमें क्या करवाया जाता है? कृत्रिम परागण करवाया जाता है। कृत्रिम परागण का अर्थ होता है कि इच्छित पराग कणों को ले करके उन्हें जो है इच्छित पुष्पों के ऊपर जो है हाथों के माध्यम से या यंत्र के माध्यम से जो है छिड़का जाता है। तो इस प्रकार का परागण जो होता है कृत्रिम परागण कहलाता है। अब कृत्रिम परागण जो होता है इसमें क्या होता है कि जो पराग कण होते हैं उनमें भी क्या है, वांछित लक्षण पाए जाते हैं और उन वांछित लक्षणों को ही क्या किया जाता है, वांछित लक्षणों को ही क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता। तो ऐसे पराग कणों को लिया जाएगा जो क्या है, वांछित प्रकार के, यानी कि जिसमें हमने लक्षणों की पहचान की है, तो उन लक्षणों को लेकर के जो है कृत्रिम परागण की क्रिया करवाई जाती है। परागण के पश्चात जो है, जब परागण की क्रिया हो जाएगी, पुष्प निषेचित हो जाएगा, तो जो है हमें क्या होएगा, उसके पश्चात बीज प्राप्त होंगे। इन बीजों को हम जो है F1 पीढ़ी के बीज कहते हैं और इन बीजों का क्या किया जाता है, भंडारण करवाया जाता है और उसका फिर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वो अपन नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल ये 6 स्टेप है परागण।